हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप सुधा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुधा पे। आज जो अपने क्लास शुरू कर रहे हैं वो अपने चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं वो चौथी क्लास है। स्कूल व्याख्याता भर्ती में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 से 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 से 55 प्रश्नों का अपने विश्लेषण करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए, उनका उत्तर होगा तो क्या होगा, अगर दो तीन चार पांच या फिर एक उत्तर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, ये सब विश्लेषण अपने कर रहे हैं। ये क्लास स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खास, बिल्कुल खास है। आप सभी के लिए बता दें कि आपके लिए ये क्लास शुरू की गई है। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दूसरी बात ये बताएं कि ये वीडियो आपके लिए इस वजह से बनाया गया कि आप फ्री टाइम में हॉस्पिटल में बैठे हो, कहीं कॉलेज में बैठे हो, कहीं कोचिंग में बैठे हो, कहीं हॉस्टल में बैठे हो, कहीं कोई पीजी में बैठा है, कहीं कोई बस स्टैंड पे बैठा है, रेलवे स्टेशन पे बैठा है, बस में जा रहा है, तो उस दौरान क्या है कि आप अपने सफर के दरमियान इस क्लास को देख सकते हैं और अपना टाइम है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम ये वीडियो देख लो, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो देख लो, या फिर बस में या फिर ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में बैठे बैठे वीडियो देख लो। कहीं फ्री टाइम है, ऐसे लग रहा है कि आधा घंटे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये वीडियो देख लो। ये वीडियो उनके लिए है, फ्री न रहे आप, कोई भी है वो फ्री न रहे, ऐसे करके मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने शुरू करते हैं। ये जो पीवाई की सीरीज हिंदी साहित्य के इतिहास की है, इससे पहले काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर की स्कूल व्याख्याता के 2025 के मैंने वीडियो बना दिए। इसके अलावा एक सीरीज मैंने अपने YouTube चैनल पर स्कूल व्याख्याता भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 13 आज तक अपने स्कूल व्याख्याता के राजस्थान में 13 पेपर है, और 13 पेपर के सबके मैंने जो व्याकरण के प्रश्न है वो व्याकरण के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। आपको जिसको भी अच्छी तैयारी करनी है ईमानदारी से, वो सभी के सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो अपने शुरू करते हैं। और जितने भी साथी यूट्यूबर जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ाई संसार। कई बच्चे बोलते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर पढ़ाई संसार का लिंक हमें भेज दीजिए। तो लिंक के लिए आपको बता दें कि पढ़ाई संसार का ये जो लिंक है ये आप गूगल प्ले स्टोर से ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो लोगो मिलेगा ना, ये अपनी ऐप है। ये जो गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करोगे तो ये जब लोगो मिलेगा ना आपको, ये अपना लोगो है, अपनी ऐप है। ये पढ़ाई संसार नाम से पूरे गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ अपनी ही ऐप है। ठीक है, पढ़ाई संसार सर्च करोगे तो पढ़ाई संसार पे सिर्फ अपनी ही ऐप है, बाकी कोई नहीं है। तो इसको ऐप को डाउनलोड करके भी आप इसमें वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है पत्र है ये 5 अगस्त 2020 को हुआ था, पहली पारी में 9 बजे से 12 बजे वाली पारी में हुआ था। ये प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का हिंदी का पेपर है ये। ठीक है, इसमें अपने इतिहास के प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के प्रश्न कैसे पूछे गए। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं 25वें प्रश्न से। 25वें प्रश्न से इतिहास के प्रश्न शुरू होते हैं। तो 25वें प्रश्न से देखते हैं, ग्रंथ और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी का है, बिल्कुल सही बात है ये। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है भाई, ये तो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य नाम से। और एक हिंदी साहित्य कोश भी लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य कोश, धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश आता है। हिंदी साहित्य कोश भी लिखा था और एक हिंदी साहित्य लिखा था। साहित्यकारों से संबंधित, साहित्यकार के नामों से संबंधित और साहित्यिक शब्दावलियों से संबंधित एक इनका कोश है, 2 भागों में, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। तो इसका उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण लगे वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाद में भी फ्री टाइम हो तब आप देख सकते हो। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय मिस्र बंधु
विनोद से ही विवरण लिया है, रिपीट हो रहा है 2013 वाली में, रिपीट हो रहा है 2015 वाली में, यही प्रश्न आया था 2018 की सामान्य शिक्षा में भी, सामान्य शिक्षा स्कूल व्याख्याता विभाग में भी ये प्रश्न पूछा गया था। देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पिछले पेपर में पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण कहां से लिया है, तो उसमें ऑप्शन था मिश्र बंधु विनोद से। अब की बार पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिया है, ये किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हाँ जी, अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ में 600 से 93 से मैंने लिखा था, ये पिछले वीडियो में ही है, 3 नंबर के वीडियो में है, ये प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है। देखो 2018 की भर्ती से ही ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 693 से मैंने वहां सिर्फ 693 था, मैंने लिखा था 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है। किस ग्रंथ में समाहित किया गया है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। इसमें यह पूछा गया कि किसने समाहित किया है, तो आ जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितनी कालावधि को? 693 से 1693 ईस्वी तक। सिर्फ इतना ही क्यों लिखा? 1693 ईस्वी के बाद में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनका जो पीएचडी चल रही थी वो पीएचडी इन पे ही चल रही थी। इतने 693 से 1693 ईस्वी तक इतना बढ़िया लिख दिया कि पीएचडी कंप्लीट हो गई, तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने लिखा नहीं। कई ऐसे विद्वान कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इन्होंने सिर्फ 1693 ईस्वी तक ही लिखा था। ऐसे नहीं है, 1693 ईस्वी के बाद में भी लिखते, लेकिन इनकी पीएचडी इतनी ही थी, तो इतने में भी बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया, तो इस वजह से रिसर्च पेपर वो इतना ही रह गया। इस वजह से 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक ही रह गया ये। ठीक है ना, ध्यान रखना। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था। हाँ जी, अगला देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि काल विभाजन कर रहे हैं, तो काल विभाजन का तो प्रश्न, काल विभाजन कर रहे हैं तो काल विभाजन में तो सेंगर आएंगे, नहीं आएगा। अगर अपने देखे ना तो वर्णानुक्रम पद्धति में, तो वर्णानुक्रम पद्धति में पहले तो क्या है कि गारसा तासी है, और उसके बाद में सेंगर है। गारसा तासी के बाद में कौन है? तो सेंगर है। अगर काल विभाजन अगर देखे ना, तो काल विभाजन पहले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। उसके बाद में कौन है? मिश्र बंधु है। उसके बाद में कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ये जो शिव सिंह सेंगर है, ये तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, वो तो कौन सी पद्धति में लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति। पूछा गया काल विभाजन, तो काल विभाजन में कौन आ जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जिन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा था कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक और तुलसी को कहा था, और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। हाँ जी, कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, बिल्कुल सही बात है ये। राहुल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है, व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्णन रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन हुआ है, ये गलत है। इसमें तो मैथिली हिंदी में, याद रख लेना, कौन सी हिंदी में? मैथिली हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है ये। तो काव्य शास्त्र का कहीं उल्लेख नहीं है वर्णनात्मक का। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की, राहुल वेल रोड़ा कवि की। वसंत विलास जो रचना है, उनके कवि तो अज्ञात है, इनके कवि तो कौन है? तो अज्ञात है इनके कवि। लेकिन वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है ये। वसंत विलास में क्या है? तो ये वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, वसंत ऋतु का चित्रण है इसमें। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जो 30वां प्रश्न है ना, 30वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो श्रावकाचार,
देवसेन की श्रावकाचार रचना है। परमाल रासो जगनिका है, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये तो शालिभद्र सूरी की है। तक्षशिला के राजा भरत, तक्षशिला के राजा बाहुबली और अयोध्या के राजा भरत का उल्लेख मिलता है इसमें। ये जो पाहुड़ दो है ये राम सिंह द्वारा लिखा गया है। तो ए कै में 4, ये कै में 4, हाँ कै में 4 ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। कै में 4 तो ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद में है परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो तो आ जाएगा परमाल रासो जगनिक, तो परमाल रासो आ जाएगा ख में 1, तो ख में 1 हो जाएगा, ख में 1 ये वाले ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ग में 2, ग में देख लेते हैं 2 ये शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। पाउड़ द्वारा राम सिंह ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला। श्रावकाचार देवसेन, परमाल रासो जगनिक, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, पाउड़ द्वारा राम सिंह। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है 2015 की भर्ती से और 2018 की भर्ती से। जो जो प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं वो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं भाई, आपके भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं ये प्रश्न, ये प्रश्न आपके भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखो, हाँ जी, कौन सा कथन सही नहीं है ऐसे जरूर याद किया करो, नहीं वाला अंडरलाइन किया करो। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु एवं चरित आदि शैलियों में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। सिद्धों की रचनाएं दोहा, कोश और चर्यापद में मिलती है, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, ये रिपीट हो रहा है 2018 और 2015 की भर्ती से, 2015 और 2018 की भर्ती से ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे, पक्षधर थोड़ी थे, ये तो विरोधी थे भाई, भोग प्रदान साधना के ये तो विरोधी थे, तो ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा, ये तो सही है। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल सही बात है, भिन्न है ये, ठीक है। रास काव्य अलग है, रासो काव्य अलग है, ये दोनों भिन्न है। तो इसमें उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? तो 3 नंबर वाला उत्तर है वो, 3 नंबर वाला ऑप्शन माना जाएगा इसमें, ठीक है। 3 नंबर वाला ऑप्शन है, ऑप्शन है वो माना जाएगा। इसमें नाथ सिद्ध थे, वो तो सिद्धों का विरोध करते थे नाथ तो। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? सारे लिखवा दूंगा मैं, कौन कौन से कवि ने कौन कौन सा माना था। जैसे पुष्य पुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना था, नोट कर लेना भले ही, वैसे तो पढ़ा हुआ होगा आपका, स्कूल व्याख्याता की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम ये तो पढ़ा ही होगा कि प्रथम कवि किसने किसको माना। सरहप्पा को किसने माना था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। ये जो शालिभद्र सूरी माना था, इनको माना था गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, और स्वयंभू माना था राम कुमार वर्मा ने। तो शुक्ल जी कहां चले गए? ये एक अब्दुल रहमान भी है, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कवि माना। और ये जो राजा मुंज है ना, मुंज कवि को शुक्ल जी ने माना था और साथ साथ में गुलेरी जी ने माना था। ये है, ये ऑप्शन आपके पक्के पूछे जा सकते हैं, पक्के इनमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ठीक है ना, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ये जरूर इसमें ऑप्शन पूछा जाएगा। याद रख लेना, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना था? सरहप्पा या सरहपाद को। एक जो मैंने प्रश्न करवाया था, ये जो सरहप्पा या सरहपाद की रचना है दोहा कोश, मैंने उस दिन स्वयंभू वाली बता दी थी, दोहा कोश रचना है, वो दोहा कोश रचना किसकी है? तो सरहप्पा की रचना है, मैंने उस दिन स्वयंभू की बताई थी, ठीक है। पौंचरियु स्वयंभू की है जो रामकथा पर आधारित है। हाँ जी, 33वां प्रश्न है, देखो, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए, गलत पूछा है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। अरे रे 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 रे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि संस्कृत के जो ग्रंथ है उनके ही अनुकरण पर तो पहले तो क्या है कि जो रीतिकाल के कवि थे वो संस्कृत के काव्य शास्त्र का अध्ययन करते थे, फिर उसके बाद में ग्रंथों का अध्ययन करते थे, फिर उनके हिसाब से, उनके नियमों के हिसाब से हिंदी में उनका रूपांतरण करते थे और हिंदी में ग्रंथ लिखते थे, उनको लक्षण ग्रंथ माना जाता था।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है, बिल्कुल सही बात है। लक्षण मुक्त को जो कविता है ना वो असली है, क्योंकि बाकी तो अनुकरण है उनका। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल कवियों ने, ज्यादातर रीतिकालीन कवि है वो अपने आश्रयदाताओं की, खासकर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही रचना किया करते थे। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं, चिंतामणि से मानते हैं। वैसे रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो किस को माना जाता है, आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं, तो चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। ठीक है, हाँ जी, महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, 34वां प्रश्न है, ये देखो पूरा विश्लेषण करेंगे, अपने पूरा विश्लेषण, आप बने रहना वीडियो में। रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है, इसमें असंगत पूछा गया है। सेनापति को विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण मिली है, बिल्कुल सही बात है ये। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता नहीं मिली, अरे रे, देव को तो आचार्य रूप में विशेष सफलता मिली हुई है आचार्यत्व में, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि थे, बिल्कुल सही बात है ये। पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतिम बड़े कवि, और अगर देखा जाए तो द्विज देव रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम बड़े कवि। ठीक है, मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि थे, बिल्कुल ललित ललाम है उनकी रचना। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत माना जाएगा इसमें। अपने बढ़ते हैं आगे। बिहारी के बारे में कौन सा कथन, देखो, इन्होंने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी, आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है। ठीक है, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है, बिल्कुल समास पद्धति का। ठीक है, काव्य शास्त्रीय अध्ययन का, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, बिल्कुल इनको ज्ञान था, काव्य शास्त्र का इनको ज्ञान था। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना, अरे मिस्र बंधुओं ने तो, ये जो मिस्र बंधु थे ना, इन मिस्र बंधुओं ने तो देव और बिहारी लिख करे, देव और बिहारी लिख करे, देव को बड़ा कवि बताया। और जो लाला भगवान दीन है ना, लाला भगवान दीन है, इन्होंने लिखा था बिहारी और देव, बिहारी और देव, और बिहारी को बड़ा कवि बताया। किसने बताया था, लाला भगवान दीन ने बताया था। मिस्र बंधुओं ने तो किसे बताया था, देव से बताया, देव को बड़ा कवि बताया था। इसमें क्या है, मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि बताया, तो ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आगे। सही नहीं है, तो 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है भाई, 4 नंबर वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत होगा भाई। 4 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला क्या होगा कि देव को बड़ा कवि बनाया था मिस्र बंधुओं ने, और बिहारी को बड़ा कवि बताया था, वो बताया था भगवान दीन ने। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है, भूषण रचित नहीं है, हर बार रिपीट हो रहा है, ऐसी कोई भर्ती नहीं है, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ये प्रश्न रिपीट न हो रहा हो। 2013 की भर्ती में, 15 की भर्ती में, 2018 की भर्ती में, इसमें पूछा गया है भूषण रचित ग्रंथ नहीं है। शिवराज भूषण, शिवा बावे, छत्रसाल दशक, छत्रसाल ठसक, ठीक है। और ये भाषा भूषण ग्रंथ तो किसका है, ये तो जसवंत सिंह का है, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर वाले, उनका है, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर वाले का है ये। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। आजकल हाँ वाला पूछा ही नहीं जाता, देख लो जितने भी अपने प्रश्न कर रहे हैं ना, उसमें हाँ वाला तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, हाँ वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे, नहीं है, गलत है, असुमेलित है। देख लो कौन सा, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर लिखी गई रचना नहीं है, काव्य निर्णय रस रहस्य ललित ललाम है, रामचंद्रिका नहीं है भाई। रामचंद्रिका तो केशवदास ने एक रात में लिख दी थी, ठीक है, एक रात में लिख दी, ये तो पौराणिक ग्रंथ है,
ठीक है ना, ये तो महाकाव्य है कह सकते हैं, महाकाव्य है ये तो कह सकते हैं। हाँ जी, अगला देखो, रामचंद्रिका हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखो, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने कहा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ये मत कह देना कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को शुक्ल जी ने कहा था। शुक्ल जी ने तो इनको कहा था केशव को कवि हृदय नहीं मिला, क्योंकि वो जो बात आती है ना कि जब राम वन गमन करते हैं तो माता ये जो कौशल्या है तो कौशल्या को पतिव्रता का संदेश देते हैं, तो एक प्रकार से वो हृदयहीन बात है। हालांकि शुक्ल जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात केशव की ये है कि केशव की संवाद योजना, ऐसी संवाद योजना जो तुलसी में भी नहीं है। केशव की जो संवाद योजना है ना, रावण अंगद संवाद वाली वो बात है, तो जो संवाद योजना है वो केशव की सबसे बड़ी है। ठीक है, वो बहुत प्रसिद्ध है केशव की, केशव की तारीफ भी की है और आगे आने वाले कवियों के लिए मार्ग भी खोल दिया था केशव ने। केशव ने ही तो मार्ग खोला था आगे आने वाले कवियों के लिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि का है, ठीक है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का है। ये मान लो पेटेंट प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न न पूछा गया हो। स्कूल व्याख्याता भर्ती का या फिर हिंदी साहित्य का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये काव्य निर्णय या फिर भिखारी दास की रचना से संबंधित कोई प्रश्न न पूछा गया हो। याद रख लेना, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जगत विनोद है, ये पद्माकर की रचना है। द्विज देव की रचना सिद्धांत सार नहीं है। श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी दो रचनाएं हैं इनकी तो देव की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने। बढ़ते हैं आगे। आगे है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। हाँ जी, भारतेंदु के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, देखो सही नहीं पूछा जाता है आजकल, आजकल सही नहीं, सही वाला पूछा ही नहीं जाता। इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था, बिल्कुल सही बात है। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपनाया, गलत है। गद्य में अपनाया था नवीन शैली को, तो गद्य में तो कौन सी भाषा, खड़ी बोली हिंदी, लेकिन पद्य में वैसी की वैसी पड़ी रही कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन का उत्तर होता, गद्य में तो खड़ी बोली हिंदी लेकिन पद्य में ब्रज भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है, बिल्कुल सही बात है। बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार है। इसी के कारण तो शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी साहित्य का स्टील व एडिशन कहा था। क्या कहा था? हिंदी साहित्य का स्टील व हिंदी साहित्य का एडिशन कहा था। हिंदी साहित्य का स्टील व हिंदी साहित्य का एडिशन कहा था। पढ़ लेना, याद कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, याद रख लेना। अपने बढ़ते हैं आगे, 40वां हो गया। 41वां देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। आजकल तो यही पूछा जाता है भाई, ऐसे मत सोच लेना कि सत्य कथन पूछ लिया जाएगा, असत्य कथन ही पूछा जाता है। वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही बात है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार सार सुधा निधि, कौन सी पत्रिका? सार सुधा निधि पत्रिका द्वारा हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया। कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? तो भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, जो उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण किया। रे ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल सही बात है लेकिन ये गलत है। प्राचीनता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की थी, प्राचीनता की ब्रजभाषा की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। प्राचीनता को अपनाते हुए उन्हें नवीनता को दर्शाया था। प्राचीनता को अपनाया लेकिन नवीनता को, जो रूढ़िवादिता थी उनका विरोध किया था।
इन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा भी की, पूरी अमी की भरी कटोरिया सी चिरजीवो रहे विक्टोरिया रानी। तो ऐसे कहते हुए उन्होंने जो कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया की और उस समय के जो जो कह सकते हैं अंग्रेजों की प्रशंसा भी की। वो थोड़ी बहुत मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो प्रशंसा थोड़ी बहुत प्रशंसा नहीं करते तो वो अंग्रेज उनको लिखने भी तो नहीं देते, क्रांति करने भी तो नहीं देते। किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया। भारत दुर्दशा जैसा काव्य लिखा था, जैसा नाटक लिखा भारत दुर्दशा, जो आईएएस के सिलेबस में अभी भी लग रहा है। देखो ऐसा है, ठीक है ना। तो 41 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गलत? तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न है। द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न है वो ये है कि इतने बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे तो ऐसे लगता होगा कि कैसे प्रश्न सही करेंगे, लेकिन बहुत ही सरल है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लो, इस युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ। ये तो किसके नामकरण पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ था भाई। किसके नामकरण पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ था। अब बाकी 3 है तो देखने की जरूरत नहीं है, चलो देख लेते हैं। भाषा को परिष्कृत करने, शब्द भंडार को बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई। बिल्कुल सही बात है। इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मक काव्य की रही। बिल्कुल सही बात है। इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया। बिल्कुल सही बात है ये। तो उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? उत्तर नंबर 1। ठीक है, इसका उत्तर क्या माना जाएगा? उत्तर नंबर 1। 1 नंबर उत्तर है वो इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसके स्थान पर अपने सही पढ़ लिया है। जो अपने अगला बढ़ते हैं, 43वां प्रश्न है, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है? मेल नहीं खा रहा है, देखो ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। बिल्कुल सही बात है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णु प्रिया इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। उर्मिला तो लक्ष्मण की पत्नी है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। बिल्कुल सही बात है ये। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना है वो भारत भारती है। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1912 ईस्वी में। लेकिन इसमें 5 खंड नहीं है, बल्कि इसमें तो कितने खंड है? इसमें तो 3 खंड है भाई। इसमें तो कितने खंड है? तो इसमें तो 3 खंड है भाई। इसमें तो 3 खंड है। ठीक है, अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड, 3 प्रकार के खंड है। इतनी प्रसिद्ध रचना हुई थी कि रातों रात इसकी प्रतियां बिक गई थी। और इस रचना को पढ़कर ही महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। किसका दर्जा दिया था? राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन सी रचना पढ़कर? भारत भारती रचना पढ़कर। भारत भारती में क्या है? अतीत और वर्तमान का समन्वय है कि अतीत में भारत कैसे सोने की चिड़िया हुआ करता था, वर्तमान में भारत अंग्रेजों की गुलामी के कारण कैसे पिछड़ रहा है, कैसे कमजोर हो गया है। तो दोनों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों को दर्शाया गया था कि अतीत में क्या था और अब वर्तमान में क्या है। तो अतीत और वर्तमान खंड, और एक इसका तीसरा खंड है, 3 खंडों में है, और तीसरे खंड का नाम है भविष्य खंड। ठीक है, उसमें भविष्य में क्या सुधार किए जाने चाहिए वो इसमें था। तो 43वें में कौन सा उत्तर हो जाएगा? 43वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा भी। 5 खंडों में न होकर 3 खंडों में है। अब देखो सारी रचनाएं हरियोत जी की है, लेकिन इसमें उपन्यास पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये दोनों के दोनों उपन्यास है। ये रस कलश, चोखे चोप दे, चुभते चौप दे और प्रिय प्रवास, ये तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये तो काव्य है। और ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा इनका? ये उपन्यास हो जाएगा। ठीक है ना, चोखे चौप दे, चुभते चौप दे। ठीक है, ये भी इनकी रचना है।
आगे देखो, कबीर से संबंधित प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, याद रख लेना, आपके कबीर वाला प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। काव्य शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही बात है कबीर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो रामानंद की प्रेरणा से हुआ। किसकी प्रेरणा से हुआ? रामानंद की प्रेरणा से। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर, सिद्धांत की संदूक से निकाल करके व्यावहारिक धरातल प्रदान किया था। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर है वो आजन्म विरोध करते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अष्टसाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे। ठीक है, अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्य भक्ति के पदों की भी रचना की है। बिल्कुल सही बात है, दैन्य के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य से मिलकर के उन्होंने भक्ति से संबंधित पद गाने लग गए थे, वो वात्सल्य से संबंधित पद गाने लग गए थे। भ्रमर गीत है वो सूर सराली का सबसे मार्मिक प्रसंग। अरे नहीं नहीं, सूर सागर का मार्मिक प्रसंग है। सूर सागर का सबसे मार्मिक प्रसंग है ये। तो क्या आ जाएगा? सूर सागर का सबसे मार्मिक प्रसंग है। हाँ जी, सूर सागर का। अब देखो, भ्रमर गीत का मुख्य आधार है ये श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद है, बिल्कुल सही बात है। 10वां स्कंद में भ्रमर गीत सार है, वो भ्रमर गीत है, ये तो सूर सागर का है। और भ्रमर गीत है, इसका मुख्य आधार क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। भ्रमर गीत है ये सूर सागर का है। ठीक है ना, भ्रमर गीत किसका हो जाएगा? ये सूर सागर का हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 47वां प्रश्न है, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये तो सही बात है, अवधी भाषा का महाकाव्य। अवधी भाषा की प्रथम रचना नहीं मान सकते, प्रेमाख्यान की प्रथम रचना नहीं मान सकते, लेकिन अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मान सकते हैं इसको। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत मार्मिक वर्णन किया है। बिल्कुल सही बात है ये। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम गृहस्थ या लौकिक प्रेम है। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल सही बात है ये। पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में नहीं, बल्कि ये तो ठेठ अवधि भाषा में की है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसमें कौन सी भाषा में व्यक्त की है? तो कौन सी भाषा में व्यक्त की है? साहित्यिक ब्रज भाषा, वो अवधि भाषा नहीं है, बल्कि ठेठ अवधि भाषा है। और ठेठ अवधि भाषा के अनुकरण पर ही तुलसी ने रचनाएं लिखी। अर्थात तुलसी के मार्गदर्शक कवि कौन है? तो कौन है भाई? जायसी है। कौन है? जायसी है। ठीक है, तुलसी के मार्गदर्शक कवि। ये प्रश्न पिछले 2018 के स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, इस वजह से मैं रिपीट करवा रहा हूं। ये याद कर लेना इसको। आलवार भक्तों या संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या तो 12 मानी जाती थी भाई। कैसे मानी गई? 8, 12 मानी जाती। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सगुण उपासक आलवार भक्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर भारत में आई। बिल्कुल सही बात है। इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सबके लिए भक्ति को सुलभ बना दिया था। बिल्कुल सही बात है। तमिल की मीरा कहलाने वाली अंदाल इसकी महिला आलवार थी। बिल्कुल सही बात है ये। अंदाल तो अपने हिंदी में बोल सकते हैं, तमिल तो इनका कोई और नाम था। ठीक है, कुल कितने थे? तो ये कुल कितने थे? तो ये 12 थे भाई। कितने थे ये? तो ये तो कुल 12 थे। कितने थे भाई ये तो 12 थे कुल।
अपने 49वां प्रश्न देखते हैं। देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दिन मैंने लिखवाया था, ये दूसरे वीडियो में ही लिखवाया था, देख लो। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को कहा है। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। कब कहा था? जब सूरदास का देहांत हुआ तब विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले लो। याद कर लेना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा था। किसने कहा था? तो विठलनाथ जी ने कहा था। कब कहा था? तो सूर की मृत्यु पर कहा था। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले लो। तो विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा था? सूरदास को कहा था। किसको कहा था? सूरदास को कहा था भाई। कबीर परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अनंत दास, कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंत दास है। बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, ये तो बहुत बार ही पूछा जाता है। अगला देखो, रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान है, कनकावती जानकवि है, असद जाहिर कासिम शाह है, मधुमालती मंजन की है भाई, कुतुबन मृगावती है। कुतुबन की तो कौन सी है? मृगावती रचना है। ये वही जानकवि है, ये जानकवि वही है। याद कर लेना, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, आपके प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अरे भाई मिट जा मिट जा मिट जा, ऐसे कैसे भी मिटते नहीं हो आप, कई बार आपका भी मन खराब हो जाता है। हाँ जी, ये जानकवि कायम खानी है, क्याम खानी जिसको बोलते हैं। ये फतेहपुर सीकर के थे, ये फतेहपुर सीकर के थे। ये क्याम खाने है जिसने सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे थे, ठीक है, 29 प्रेमाख्यान लिखे थे। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कौन कवि है? तो जान कवि कायम खानी है। कहां के रहने वाले? फतेहपुर सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। वही जिला है जहां मेरी अभी पोस्टिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर में, सीकर जिले में, ठीक है ना। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है ये भी, ये महत्वपूर्ण है। जान कवि महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? जान कवि है। जो अगला प्रश्न है थोड़ा लेंथी है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ऐसे मत सोचना कि इतने बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं तो भाई सही होंगे कि नहीं होंगे, देखो पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, बस पढ़ने की जरूरत है, हिम्मत तो देखो करनी पड़ेगी आपको। इसमें सगुण निर्गुण उपासक विषय कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। सगुण निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते थे। बिल्कुल गलत बात है ये। सगुण तो मानते थे, निगुण नहीं मानते थे। निर्गुण तो तीर्थाटन पर विरोध करते थे। अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है, बिल्कुल सही बात है। निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है ये। अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक है, ब्रह्म को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार पर रूपक अर्थात प्रतीक का आरोप लगाते थे, बिल्कुल सही बात है ये। कुंडलिनी, माया, योग चक्र जो जिक्र क्या करते थे वो अवतारवाद का हालांकि खंडन करते थे, लेकिन ब्रह्म को, परम ब्रह्म को अपनाना एक प्रकार से निर्गुण है वो मानते थे। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? 1 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जामिनर ने कितनी मेहनत की होगी ये प्रश्न बनाने में, ठीक है, और अपन ने इसको भिड़ते ही काट दिया। जैसे पतंग है, एक पतंग से दूसरी पतंग भिड़ते ही कट जाती है, वैसे ही देखो इतना बड़ा प्रश्न बनाया लेकिन हमने तो इनको भिड़ते ही काट दिया, क्योंकि अपनी तैयारी होगी तभी कटेगा ये प्रश्न। ऐसे नहीं है, इतना बड़ा प्रश्न देके कई बच्चे घबरा भी सकते हैं, कितना बड़ा प्रश्न आ सकता है तो पता नहीं क्या होगा, इसको कैसे सही करेंगे। लेकिन पढ़ोगे, आपकी तैयारी अच्छी है तो ये प्रश्न भी सही हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं।
ये कथन किसके संबंध में था? शुक्ल जी का। ये कथन तो प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी लिखते हैं ना, उन प्रताप शाही की प्रशंसा में लिखा गया था। ठीक है, 20 ही ठहरते हैं ये। ठीक है, 20 ही ठहरते हैं ये। किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की है? किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की है? काव्य रसायन छंदारणम, वाविलास कवि कल्पद्रुम, अलंकार माला, वाविलास अष्टयाम, काव्य रसायन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाविलास अष्टयाम और काव्य रसायन। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? तो ये कवि देव की रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। ये वाला वाविलास अष्टयाम और काव्य रसायन हो जाएगा। कवि कल्पद्रुम ये नहीं है, इधर देखा जाए तो ये काव्य प्रकाश भी नहीं है, अलंकार माला भी नहीं है, अलंकार माला भी नहीं है अभी, श्रुति मिश्र। हाँ जी, आगे देखो, कवि कुलकंठावरण दूल्हे की रचना है। कवि कुलकंठावरण किसकी रचना है? तो दूल्हे की रचना है। किसकी रचना है? तो दूल्हे की रचना है, दूल्हे की रचना है। सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, अरे इतना बड़ा प्रश्न कैसे सही होगा, देखो कैसे सही होता है। सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर की स्मरण करते हैं। गलत है। स्कूल भी कहता कि भर्ती तैयारी करने वाले बच्चों आप याद करो मसनवी शैली। कौन सी शैली? मसनवी शैली। उसमें सर्वप्रथम किसकी वंदना की जाती है? उसमें सर्वप्रथम ईश्वर या पैगंबर की वर्णन, सॉरी ईश्वर की या फिर अल्लाह का स्मरण किया जाता है। उसके बाद में पैगंबर का, उसके बाद में पहले ईश्वर अल्लाह या फिर परमात्मा का, उसके बाद में पैगंबर का, उसके बाद में गुरु का, उसके बाद में मित्रों का। ठीक है, मित्रों का, और उसके बाद में साहे वक्त का, उसके बाद में साहे वक्त का। ये शैली कौन सी है? ये फारसी की मसनवी शैली है भाई। ये कौन सी शैली है? ये फारसी की मसनवी शैली है। कौन सी शैली है? फारसी की मसनवी शैली। तो इसका पहला ही उत्तर गलत हो जाएगा भाई, इसका पहला ही उत्तर गलत हो जाएगा। सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते थे। बिल्कुल सही बात है, सांसारिक प्रेम होगा तभी आध्यात्मिक प्रेम कर सकते हैं। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो प्रेमाख्यानक, प्रेम मार्गीसा का प्रेम काव्य माना जाता है। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है। बिल्कुल सही बात है। देखो इतना बड़ा प्रश्न और पढ़ते ही इस प्रश्न को काट दिया। ये तभी संभव है जब आप अच्छी तैयारी करोगे। अच्छी तैयारी करोगे तो भले कितना बड़ा ही प्रश्न क्यों ना हो, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही इसको काट सकते हो। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, मसनवी शैली पढ़ोगे नहीं, अपने सूफी को अपने पढ़ोगे नहीं, पद्मावत को पढ़ोगे नहीं, एक सूफीज्म को नहीं पढ़ोगे तो ये प्रश्न सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर तैयारी अच्छी है तो भिड़ते ही काटोगे, भिड़ते ही पतंग को काट दोगे। भले कितना ही उसमें चाइनीज मांझा क्यों ना, चाइनीज मांझे कोई उड़ा दोगी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है भी। ठीक है, तो मिलते ही प्रश्न है वो प्रश्न उड़ जाना चाहिए भी, कट जाना चाहिए प्रश्न, मिलते ही काट देंगे भाई, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अपने अगला पढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे बड़ा शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, अपने युग के सबसे बड़े नेता। ये भी कथन है, अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है ना, अपने युग के सबसे बड़े ये नेता थे, अपने युग के सबसे बड़े नेता थे ये। हाँ जी, 58वां प्रश्न देखते हैं। आज प्रश्न कुछ लेंथी है, इस वजह से समय लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये पूरे प्रश्न करोगे ना तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे लगेगा कि वास्तव में तैयारी तो ऐसे ही करनी चाहिए। इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, सही सुमेलित देखते हैं। जिंदगी और जोक, देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जिंदगी और जोक, अमरकांत, याद आ गया ना। फैंस के इधर उधर, फैंस के इधर उधर, ज्ञान रंजन,
ये देखो गदल कहानी ये रिपीट हो रही, ये देख लो जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, ये रिपीट हो रहा। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, जिंदगी और जोंक, ए में 4 हो जाएगा। ए में 4 होते ही ये सही हो गया। देख लो बी में 1, ये बी में 1 रहा। सी में 2, ये गदल कहानी रांगे राघव की, मैंने बताया था ना, गुर्जर समाज की महिला एक गदल पर कहानी लिखी गई थी जो रांगे राघव ने लिखी थी, एक क्रांतिकारी कहानी है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर 2। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। इन रचनाकारों को से संबंधित, इन रचनाकारों से संबंधित सुमेलित कीजिए। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग है एक और अजनबी। शंकर शेष, ये प्रश्न रिपीट हो रहा भाई, ये प्रश्न रिपीट हो रहा, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। शंकर शेष, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, ये प्रश्न रिपीट हो रहा। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है। रमेश बख्शी देवयानी का कहना है। तो एक नंबर पे 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए में 4 ये होगा, बी में 3 हो जाएगा। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग 1 हो जाएगा, रमेश बख्शी देवयानी का कहना है 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 59वें में, 59वें में 4 हो जाएगा। 59वें में कौन सा हो जाएगा, तो 59वें में 4 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये प्रश्न है रिपीट हो रहा है भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ जी, अगला देखते हैं, ये सुमेलित पूछा गया है, सुमेलित वाला देखते हैं। वापसी, ये वापसी कहानी है, ये उषा प्रियंवदा की कहानी है भाई, ये अपने बीए के सिलेबस में लगती है। शेखावाटी में मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाई थी। एक चूहे की मौत, ये बदी उजमा की कहानी है। ठीक है, आवारा मसीहा, ये आवारा मसीहा है, ये तो विष्णु प्रभाकर का, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। मछली मरी हुई, ये राजकमल चौधरी की है। ये वापसी कहानी है। इस वापसी कहानी में एक रेलवे में कोई अधिकारी होता है और वो ऐसे सोचता है कि मैं रिटायरमेंट हो गया, घर जाऊंगा तो पता नहीं घर पे कितना मेरे को मान सम्मान मिलेगा। और घर पे उनको एक स्टोर का कमरा दे दिया जाता है जिसमें स्टोर भी पड़ा रहता है, बीच में चारपाई डाल दी जाती है। तो वहां वो कई दिन रुकता है और कोई घर वाला उनसे बात नहीं करता, कोई उनसे राय नहीं लेता, उनको बस ऐसे ही कि सामान की तरह स्टोर में पटक दिया जाता है, तो वापस कहीं मिल में काम करने के लिए चला जाता है। वो कहानी है, कौन सी कहानी है वो वापसी कहानी है। हाँ जी, तो ए में क्या हो जाएगा, उषा प्रियमदा, ए में 3, तो ए में 3 तो ये 2 बार है। तो बी में 2 या 1, देखो बी एक चूहे की मौत बदी उजमा, तो 1 वाला उत्तर हो जाएगा। सी में 2 हो जाएगा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। और डी में 4 हो जाएगा, मछली मरी हुई, वो राजकमल चौधरी की है। राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, बहुत बार पूछा जाता है। आवारा मसीहा तो रिपीट ही हो रहा है भी प्रश्न, या आवारा मसीहा तो रिपीट हो रहा है भी प्रश्न। हाँ, अगला देखो, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में लिखा गया, यही गलत है ऑप्शन इसमें। ये जो सही नहीं कथन है ना, यही ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, लहरों के राजस की रचना की प्रेरणा स्रोत है अशोक घोष कृत सुंदरानंद है, बिल्कुल सही बात है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रकारांतर से नारी अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है, बिल्कुल सही बात है ये। तुलसीदास में निराला ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को दर्शाया गया है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के समय की का उपन्यास है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ये समुद्रगुप्त के समय का उपन्यास है। समुद्रगुप्त के समय का ऐतिहासिक उपन्यास मान सकते हैं इसको। ठीक है, सामाजिक भावनाओं को व्यक्त किया गया, सामाजिक परिस्थितियों को व्यक्त किया गया, सामाजिक व्यवस्था को व्यक्त किया है। वर्ण व्यवस्था थी उसमें, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उनका उद्घाटन किया गया है, कैसे वर्ण व्यवस्था थी। एक प्रकार की ये प्रेम कहानी है, पुनर्नवा है, ये पुनर्नवा एक प्रकार की प्रेम कहानी है। 1 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, रचनाकार और रचनाकारों की दृष्टि से सुमेलित पूछा गया है। रस सिद्धांत, याद रख लेना, रस सिद्धांत कभी आ जाए तो डॉक्टर नगेंद्र का है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। भाषा और समाज है वो रामविलास शर्मा का है। देखो, तो ए में 2 हो जाएगा, ए में 2 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में 4 हो जाएगा, डी में 3 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ जी, ये 62 नंबर हो गया। ये 63 पढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए।
ये जैसे क्या बोलूं क्या याद करूं, ये तो आत्मकथा है, ठीक है, और वो भी पद्य शैली में लिखी गई हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये तो यात्रा वृतांत है जो अमृतलाल वेगड़ का है। किसका है? अमृतलाल वेगड़ का है। किसका है भाई? अमृतलाल वेगड़ का है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लग रही है ये। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ये तो जीवनी है भाई, ये जीवनी है। ये सुलोचना सुलोचना रांगे द्वारा लिखी गई जीवनी है, ठीक है। ये कुछ क्षण बोले कुछ कण मुस्कुराए, ये रिपोर्टाज है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की क्या है ये? रिपोर्टाज है। ये चारों के चारों याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अपने क्या बोलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है, ए में 2 हो जाएगा, तो ए में 2 हो जाएगा, 2 नंबर पे आ रहा है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत है, तो बी में 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो भी सही हो सकता है। सी में 4, ये रांगे राघव जीवनी है, किसके द्वारा लिखी गई? सुलोचना रांगे द्वारा लिखी गई। और डी में 3, कुछ क्षण सॉरी क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया। ये क्या है? तो ये रिपोर्टाज है, ठीक है, रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो, रचनाकारों की दृष्टि से सुमेलित कथन पूछा है। सुमेलित क्या है? तो निर्मला तो प्रेमचंद की है, ठीक है, मिलन यामिनी सतरंगिणी हरिवंश राय बच्चन की है। नाटक जारी है, ये तो लीलाधर जंगुड़ी का है। और द्वंद्व गीत दिनकर का है। निर्मला ए में 3, ए में 3, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में 1, बी में 1, सी में 2, सी में 2, लीलाधर जंगुड़ी नाटक जारी है। और द्वंद्व गीत दिनकर, ये वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही माना जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही माना जाएगा। 64 नंबर में 4। अपने देखते हैं 65, किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? मैं ट्रिक लिख देता हूं, वैसे तो लिखवाई हुई है आपको एक अलग से ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, तार सप्तक का सर्च करके देख लेना। ये है प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा मदन विजय सर्वेश्वर दयाला। बोलो इसमें कौन सा पूछा गया? तार तीसरा सप्तक से है, सर्वेश्वर दयाल। रघुवीर साय दूसरा सप्तक से है, ठीक है। स्वदेश भारती चौथा सप्तक से है। रामनवमी भारत प्रभा गिरिजा की मुक्ति अगवे पहला सप्तक से, अर्थात तार सप्तक से है, ठीक है ना। तो चारों के चारों बता दिए। फिर भी आपको ट्रिक याद न रहे तो ये ट्रिक के अलग से मैंने वीडियो बना रखे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखो, रचना महिला रचनाकारों से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा। आजकल दलित से भी पूछा जाता है, दलित रचनाकारों से संबंधित पूछा जा सकता है। देखो, प्रभा खेतान का अहिल्या, ठीक है, ये रचना है। कात्यायनी है, ये रचना कात्यायनी की नहीं है। गलत पते की चिट्ठियां, ये तो अनामिका की है भाई, ये तो किसकी है? ये भी अनामिका की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, अभी रिटायर हुई है ये, ठीक है। अनामिका की, अनामिका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के मूल सिलेबस में लगती है। अनामिका खुरदरी हथेलियां, ये भी है, ठीक है। गलत पते की चिट्ठी है, चिट्ठी और खुरदरी हथेलियां दोनों ही है इसकी। अजंता देव की राख का किला, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। कात्यायनी की गलत पते की चिट्ठी नहीं है, बल्कि किसकी है? तो अनामिका की है ये गलत पते की चिट्ठी ये किसकी रचना है? तो ये अनामिका नामक महिला रचनाकार की है, ठीक है ना। ये बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है। थेरी गाथा, थेरी गाथा इनकी बहुत प्रसिद्ध है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का जो सही क्रम देखिए, तो इसमें दिनकर की काव्य कृतियों से संबंधित इसमें रेणुका, सामदेनी, रश्मि रथी और उर्वशी, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन अगर आपको क्रम वाइज याद न रहे तो इनकी ट्रिक बना लिया करो। रेसा राउ, रेसा रो, रेसा रो, रेसा रो, रेसा रो, ऐसे ट्रिक बना लिया करो। दिनकर रेसा रो, रेसा रो, रेसा रो, रेसा रो, रेसा रो, ऐसे करके इनकी ट्रिक बना लिया करो, ताकि क्या है कि आपके प्रश्न सही हो जाए। इनकी ट्रिक बनाया करो भाई, इनकी ट्रिक बना लिया करो अगर ऐसे ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 68वां प्रश्न है। वो 68वां प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा कथन, जो ये सुमित्रानंदन पंत का पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत का पूछा गया। तो 68 में, तो 68 में ग्रंथि, युगवाणी, स्वर्ण किरण और चिदम्बरा,
चिदम्बरा तो वही महाकाव्य जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा नामक महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 68 में 2 इनको याद कर लेना। ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। चिदम्बरा तो लास्ट में जाके मिला था इनको, ठीक है ना, लास्ट में जाके है ये। आगे देखो, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ये जो है आंसू है, ये तो 1925 में है, 27 में ये है, ये 33 में है, और ये कमायनी है, कमायनी 1936 में है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कमायनी, ठीक है ना। 69 में 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 69 में तो क्या हो जाएगा, 69 में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। 70 देखते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, ये प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न पिछली बार में तो है, 2018 की सामान्य शिक्षा वाले पेपर में है। इत्यलम हरी घास पर क्षण पर बावरा हेरी और आंगन के पार द्वार, ये मैंने बताया था। उसने ये भी बताया था कि आंगन के पार द्वार वही रचना है जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे भी बताया था मैंने। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है अभी, ठीक है ना। इसमें 70 नंबर में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ट्रिक बना लिया करो इनकी, ठीक है, रचनाओं से संबंधित तो ट्रिक ही बना लिया करो। हाँ, इनकी मैंने ट्रिक बताई हुई है भाई। सेवा, प्रेम, रंग काया, निर्मल, गबन, निर्बल कर्म, गबन गोदान। देख लो, सेवा आल्यो, प्रेम, रंग, गबन और गोदान, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो 71 में 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो आज के तो इतने ही है वीडियो, एक जो अपने पिछला जो पेपर हुआ था, पिछले पेपर में मैंने एक कबीरदास से संबंधित एक प्रश्न है वो आपको बताया था। कल वाला वीडियो में देख रहा हूं, इसमें ऑप्शन देखता हूं मैं कौन सा है। उस ऑप्शन में मैंने एक ऑप्शन गलत बता दिया था, वो जैन काव्य वाला बता दिया था। उपनिषदों से भी उन्होंने कुछ न कुछ ग्रहण किया था, लेकिन मूलतः अगर देखें तो जैन काव्य थे, जैन काव्य से संबंधित कुछ ग्रहण नहीं किया। ये प्रश्न देखता हूं कौन सा, 67वां प्रश्न है। हाँ, ये रहा। ये पिछले वीडियो में एक प्रश्न था जो मैं आपको चेंज करवा रहा हूं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है। जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है भी, जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है। उसमें ऑप्शन मैंने उपनिषद बता दिया था, ठीक है, जल्दबाजी में उपनिषद निकल गया था। ये नाथ साहित्य का प्रभाव भी मिलता है, अद्वैतवाद का भी मिलता है, उपनिषदों का प्रभाव मिलता है। ऐसे नहीं कि उपनिषद से प्रभावित थे, ये प्रभावित नहीं थे, समर्थन नहीं करते थे उपनिषदों का, ये उपनिषदों का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो परंपरा थी ना, एक प्रकार से वो परंपरा मान सकते हैं कि ये जो परंपरा ये उपनिषदों से चली आ रही, क्योंकि ब्रह्म को, ठीक है, कुंडलिनी चक्र को ऐसा कह सकते हैं। तो ये परंपरा अपने वैष्णव धर्म को, तो एक प्रकार से उपनिषदों से इन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन प्रभावित थे ये। जैन साहित्य से कुछ भी ग्रहण नहीं किया इन्होंने, ठीक है, प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा जैन साहित्य का। ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार दोबारा, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। जाते जाते एक बार दोबारा बता दें कि अपने स्कूल व्याख्याता से समझ जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के ग्रामर की भी एक क्लास चल रही है। इसके अलावा जितने भी बच्चे पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके और वीडियो कंटेंट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं स्कूल व्याख्याता के 2nd ग्रेड के, 3rd ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के, 4th ग्रेड के, वीडियो के, पटवारी के, कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो, अपने तैयारी में कोई भी प्रकार की असुविधा न हो, अपने तैयारी बढ़िया करो, लगे रहो, और ऐसे मानो कि अब आपके बराबर का कोई दूसरा नहीं है, आपका ही चयन निश्चित होगा, ठीक है। ऐसे सोचो कि मेरे बराबर कोई दूसरे की तैयारी नहीं है। हालांकि हवा में नहीं उड़ना, ऐसे नहीं कि मेरे बराबर किसी दूसरे की तैयारी नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो 10 दिन, ऐसे नहीं है, पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर होना चाहिए मन में। डर से क्या है कि तैयारी बढ़िया होती है। थोड़ा मन में डर होता है ना कि वो ज्यादा पढ़ रहा है, वो पास वाले रूम में दोस्त है वो ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी में सारे दिन वो ज्यादा पढ़ रहा है, उसको ज्यादा याद हो रहा है,
तो इससे थोड़ी टेंशन होती है, और टेंशन जो क्या है कि अपने ज्यादा पढ़ाई होती है, थोड़ी टेंशन भी लिया करो लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगले वीडियो में बढ़िया सा कंटेंट लेके आपके तक पहुंचूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये जैसे मैंने 50% करवाए ऐसे नहीं लगता जैसे अपना पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया? अपने पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न कितने डीप से डीप प्रश्न पूछे गए, लेकिन सरल कितने थे वो प्रश्न, ठीक है, कितने सरल प्रश्न थे। तो इससे संबंधित तैयारी किया करो। कोई भी प्रकार की असुविधा हो हमें फोन कर दिया करो, हमें मैसेज कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ग्रुप में लिख दिया करो। कोई भी असुविधा हो आपके लिए 100% तैयार रहेंगे, एग्जाम तक तैयार रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहोगे। धन्यवाद।